फ्रेंड्स, मोशंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी मैं बताता हूँ। देखिए, जो बच्चे मैथ साइंस वाले हैं, जिन्होंने 12th में मैथ साइंस लिया है, वो इसके बाद में दो फील्ड में डिवाइड हो जाते हैं। एक फील्ड है उनका डिफेंस का, ठीक। एक दूसरा फील्ड है जिसमें वो हायर एजुकेशन कर सकते हैं। जस्ट लाइक मैं बात करूं इंजीनियरिंग, तो अगर आप तुरंत जॉब लेना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ को जल्दी से सेटल करना चाह रहे हैं, आपके अंदर जुनून है देश सेवा करने का, तो आप ये ठीक है। लेकिन अगर आप और हायर एजुकेशन अचीव करके और देश की और अच्छे से सेवा करना चाहते हैं एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट, तो आपको इंजीनियरिंग करनी चाहिए। पर इंजीनियरिंग सेक्टर दोस्तों फ़िलहाल काफ़ी स्लो चल रहा है, काफ़ी उसमें डेप्रीशिएशन आ गया, जॉब्स बहुत कम मिल पाते हैं, प्लेसमेंट्स भी कम हो पाते हैं। लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ, इस इंजीनियरिंग में एक ब्रांच ऐसी है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, एरोनॉटिक्स। ये ब्रांच काफ़ी लोकप्रिय भी है और काफ़ी जॉब प्रोवाइडिंग भी है। इसमें जॉब्स की चांस ज़्यादा रहते हैं और एक एडवेंचरस भी है, काफ़ी चुनौतियों भरा सफ़र रहता है इस ब्रांच में। ऊपर की जो सारी दुनिया है वो इसी में आती है। उसी दुनिया से रिलेटेड बात आज हम शुरू करने वाले हैं और ये टॉपिक इससे रिलेट था, इसलिए बताना ज़रूरी था। दोस्तों, हम बात करेंगे आज ग्रेविटी। जो यूनिवर्स है उसमें ग्रेविटी कैसे होती है, कैसे अप्लाई होती है और उसके कंसेप्ट क्या हैं, अर्थ के रिलेटिव में उसमें क्या क्या वेरिएशन, सारी बातें। आई मीन टू से टुडेज टॉपिक इज़ टू डिस्कस अबाउट व्हाट दैट्स ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। देखिए दोस्तों, समझते हैं ग्रेविटी क्या होती है, कैसे अप्लाई होती है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, ये सारी बातें करेंगे। सबसे पहला यहाँ से बिंदु आता है दोस्तों कि ये जो ग्रेविटी होती है, इसके बारे में डिस्कवरी करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था न्यूटन। इन्वेंशन नहीं हुआ था इसकी, क्या हुई थी, डिस्कवरी भी थी। और न्यूटन का जो यूनिवर्सल लॉ था, वो मैं बताता हूँ। इसमें बहुत एक कहानी है कि भाई उसने वो पेड़ के नीचे बैठा था, सेब गिरा, उसके दिमाग में एक आइडिया आया ग्रेविटी के बारे में, ये सारी बातें। लेकिन हम मुद्दे की बातें करेंगे, यहाँ इधर उधर नहीं डाइवर्ट होंगे। न्यूटन ने ये बात बताई थी कि यदि दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका मास m1 है, इसका मास क्या है, m2 है, और इनके बीच की डिस्टेंस r है। दो वस्तुएं हैं जिनके द्रव्यमान m1 और m2 है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है। तो इनके बीच का जो फोर्स लगेगा ना दोस्तों, वो फोर्स न्यूटन ने बताया था। वो फोर्स कितना होगा, वो फोर्स होगा Gm1m2 अपॉन में r²। बस ये बात याद रखनी है, ये फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। m1 m2 का प्रोडक्ट अपॉन r² इंटू जी।
फिर यहाँ से एक और वैल्यू आपको जो याद रखनी है ये है जी। जी क्या है सर? तो जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, याद रखना 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये वैल्यू फिक्स है, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम के की वैल्यू फिक्स रखते हैं। और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा? किलोग्राम स्क्वायर। भाई न्यूटन ये इधर जाएगा मीटर स्क्वायर, और एम दो बार है तो किलोग्राम स्क्वायर। फिर आप ये भी पूछेंगे कि सर ये जी है क्या? तो याद रखना ये जी जो होता है ना, इसे कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये है कैपिटल जी। इसकी यहाँ पर ये यूनिवर्सल जो वर्ड है, इसका मतलब पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स? इक्वल होती है, समान होती है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है। अच्छा, एक और बात यहाँ से आपको बताना चाहूँगा मैं, वो बात क्या होगी कि सर आपने जो इसका यूनिट बताया है, इस यूनिट से आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी बता सकते हैं। हाँ दोस्तों, आप रटना मत, आप निकाल के देख लेना। जैसे कि न्यूटन है, क्या हो जाएगा? m1 L1 T-2, ठीक है ना? ओके। मीटर का क्या हो जाएगा? L2, और किलोग्राम का क्या हो जाएगा? m2। बताओ फाइनल रिजल्ट आपका क्या आया दोस्तों? यहाँ से बन जाएगा m-1, देखो ऊपर जाएगा तो L3 और T-2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला होगा किसका? ये कैपिटल जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन इस वैल्यू का भी पूछा जा सकता है, आपसे इस यूनिट का भी क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में पूछा जा सकता है। ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही रखना है दोस्तों। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब यहाँ से कुछ और आगे चलते हैं और हम बात करते हैं कि इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। देखिए दोस्तों, आपके पास ये जो फॉर्मूला है जी m1 m2 अपॉन में क्या है? आर स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनेंगे वो मैं बताता हूँ। देखिएगा, तो इससे क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, और दोनों के द्रव्यमान समान है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? r है, और इनके बीच का फोर्स कितना है? F है। यदि इफ इनके बीच का जो द्रव्यमान आई मीन इनका जो मास है, इसे हम क्या कर दें? डबल कर दें, और इनके बीच की डिस्टेंस है इसे हम क्या कर दें? आधी कर दें, तो नया फोर्स जो है वो क्या होगा? क्वेश्चन ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या है कि दो सेम मास के ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके बीच की डिस्टेंस r है, यदि उनके बीच का बल F है, और यदि इनका मास तो डबल कर दिया जाए, द्रव्यमान डबल कर दिया जाए, इनके बीच की डिस्टेंस क्या कर दी जाए? आधी कर दी जाए, तो इनके बीच का फोर्स कितना हो जाएगा? कितने टाइम्स मल्टीपल हो जाएगा इनिशियल फोर्स के? ऐसा क्वेश्चन जब भी आए दोस्तों, तो उसका सॉल्यूशन चुटकियों में ही होना चाहिए। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ऐसे क्वेश्चन को इससे पहले भी हम ऐसी चीज़ें सोल्व करते रहे हैं काइनेटिक एनर्जी वगैरह में। देखिए, जब भी ये इसका मैं एक तोड़ ही निकाल देता हूँ ताकि बार बार आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। जी अगर m और m सेम है तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ भाई, m1 की जगह भी m, m2 की जगह तो m²/r। अच्छा, जब भी सेम मास वाले क्वेश्चन आए तो देखना, यहाँ से एक तो इसको उठा लीजिए,
m के अंदर जो भी वेरिएशन आए उस वेरिएशन का आपको क्या करना है, वर्ग करना है। उससे वैल्यू जो आई मान लो वो a है। r का जो वेरिएशन है इसका भी क्या करें आप, वर्ग करें, और इससे वैल्यू मान लो क्या आ गई, b आ गई। ठीक है, याद रखना a जो है ना ये हमेशा क्या माना जाएगा, अंश। अंश बोले तो न्यूमेरेटर ऊपर है, b क्या माना जाएगा, हर। हर बोले तो डिनोमिनेटर, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बड़ा आसान। देखो अब इस तरीके से हम इस सवाल को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आप ये बताइए इस क्वेश्चन में m के अंदर जो वेरिएशन है वो कितना दिया हुआ है, 2। ठीक है, और r के अंदर वेरिएशन देखो m तो डबल हो गया, r आधा हो गया, हाफ। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और r का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 ऊपर आएगा अपॉन में, ये 1/4। आंसर कितना आया, 16 टाइम्स। दैट्स योर फाइनल रिजल्ट। ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे, स्क्वायर करना है दोनों का, आपका वहां से आंसर आ जाएगा। एक का करे, दो का करे, दोनों का जो भी है। हो सकता है वो m का वेरिएशन नहीं देके r का दे दे, तो m वाले की जगह अपन कुछ नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं मतलब 1 लिखेंगे, r में अपन जितना वेरिएशन है उसको स्क्वायर करके वो लिख देंगे। ये इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन एक फॉर्मूला बेस्ड आना चाहिए, तुरंत आंसर। ठीक, और देखो इसकी प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कह दिया उसने m को क्या कर दिया जाए, 1/3 कर दिया जाए, और r को डबल कर दिया जाए, तो बताओ फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, इसमें फोर्स पर जो इफेक्ट पड़ेगा, m ऊपर आएगा तो इसका आप क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, r नीचे आएगा इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। जवाब आ गया 1/36 टाइम्स मल्टीपल हो जाएगा, 1/36 गुणा आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक, ये तो मैंने फॉर्मूले की बात कही। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक और बात यहाँ से बार बार आपके दिमाग में आ रही होगी, और वो बात क्या है कि सर ये ग्रेविटी जो है ना, ग्रेविटी ये किस कारण से तो इसका ओरिजिन होता है, और वो ओरिजिन है वो अर्थ की ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग कैसे कैसे वेरी करता है। देखो मैं बताता हूँ दोस्तों, ये कोई वस्तु है, बॉल है मान लो, आपने इसको छोड़ दिया, आपने बताओ कोई वेलोसिटी दी क्या इसको, भाई ये मैंने छोड़ दिया उसको, मैंने मेरी तरफ से कोई वेग नहीं दिया, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ दोस्तों कि उसके वेलोसिटी में लगातार वेरिएशन हो रहा है, लगातार वेरिएशन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है। तो बताओ वेलोसिटी के अंदर जो वेरिएशन होता है, बदलाव, परिवर्तन, ये घटना क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन कहलाती है, त्वरण कहलाती है। माय डियर फ्रेंड्स, साइंटिस्ट ने इसका जब कैलकुलेशन किया तो उनका पता चला कि 1 सेकंड में ये जो बॉल है इसके स्पीड में 9.8 मीटर पर सेकंड, यानी कि लगभग कितना, 10 मीटर पर सेकंड की क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। समझिए समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। जब ये t बराबर 0 था तो इसका वेग भी कितना था, 0। फिर 1 सेकंड के बाद इसका जो वेग है वो कितना हो जाएगा, 10। बताओ यहाँ से यहाँ तक में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 10 का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, फिर 1 सेकंड के बाद आप देखना, 1 सेकंड के बाद इसका वेग कितना हो जाएगा, 20। कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 10 का। फिर यहाँ से वापस 1 सेकंड के बाद इसका वेग कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा वेलोसिटी। कितने का इंक्रीमेंट हुआ, 10 का। आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि हर 1 सेकंड में
वेलोसिटी में वेरिएशन तो हो रहा है लेकिन ये पॉजिटिव आई मीन इंक्रीज हो रहा है। तो वेलोसिटी में ये जो वेरिएशन होता है इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? ये होता है एक्सेलरेशन, यानी कि हम कहेंगे क्या? त्वरण। लेकिन बताओ ये हमारे द्वारा इस पे कोई अप्लाई किया गया था क्या दोस्तों? नहीं किया गया था। तो ये ऑटोमेटिक आया है। किसके कारण आया है? ये अर्थ की ग्रेविटी के कारण आया है। इसलिए इसे हम एक नाम से जानते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हमारा टॉपिक यही है दोस्तों, याद रखना। यानी कि कौन सा त्वरण है ये? गुरुत्वीय त्वरण। इसी की हम बात करेंगे और इसे ए नहीं किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से रिप्रेजेंट करते हैं डियर फ्रेंड्स। तो हमारा जो टॉपिक है फिलहाल वो टॉपिक है क्या? गुरुत्वीय त्वरण। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल जी से। ये क्या है भाई? ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। समझिए, सबसे पहली बात मैं मान के चलूं हमारी ये अर्थ है, ठीक, इसकी ये रेडियस है आर और इसका मास कैपिटल एम है, बराबर बात? ठीक है, ओके। और इसकी डेंसिटी घनत्व कितना है? जी। क्लियर? तो अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी स्मॉल जी जो है ना, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो पहला फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर। ये याद रखना है आपको, ठीक है। सेकेंड थिंग, और कोई फॉर्मूला बनता है क्या सर इसका? बिल्कुल बनता है सर। दूसरा फॉर्मूला इसका डेंसिटी के टर्म्स में बनेगा 4/3 जी पाई आर इंटू डी। इससे पता चलता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो अर्थ की डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यहाँ से पता चलता है कि जी एम के तो प्रोपोर्शनल होगा लेकिन आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये दो फॉर्मूले जो हैं ये आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ से जी की जो वैल्यू है, आप देखो अर्थ के लिए तो सब चीज़ें कांस्टेंट है भाई। हमारे अर्थ का मास भी फिक्स है, रेडियस भी 6400 किलोमीटर है, डेंसिटी फिक्स है। तो ये सारी चीज़ों की वैल्यूज़ पुट करने के बाद दोस्तों जो जी की वैल्यू आती है उस वैल्यू को भी याद रखना है। ये वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एग्जैक्ट वैल्यू आती है किसकी? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एवरेज पूरे अर्थ सरफेस की बात करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन एक और आएगा, यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा कि सर ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसमें कोई वेरिएशन होता है क्या? हाँ दोस्तों, बिल्कुल इसमें हम वेरिएशन कर सकते हैं। देखना बात क्या निकल के आ रही है कि जी में परिवर्तन वेरिएशन इन स्मॉल जी। समझिए दोस्तों कैसे कैसे इसमें बदलाव होता है। हमारी जो अर्थ है इसको अपन कहते तो गोल है लेकिन ये गोल नहीं है, ये थोड़ी सी अंडाकार है, इलिप्टिकल शेप में है, जिसमें हॉरिजॉन्टल इसका डायमीटर ज़्यादा है और वर्टिकल इसका कम है, ठीक। दोस्तों ये जो पॉइंट होते हैं इनको बोलते हैं इक्वेटर, भूमध्य रेखा। ये जो पॉइंट्स हैं इनको बोलते हैं पोल,
एक नॉर्थ पोल हो गया और एक साउथ पोल। ठीक, क्वेश्चन यहाँ से ढेर सारे बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि जी की वैल्यू एट पोल्स और एट इक्वेटर क्या क्या होगी। तो देखो मैं बताता हूं, यहां से ये हो जाएगी जी पी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर पी स्क्वायर। भाई पोल्स के लिए ये जो रेडियस हो जाएगी इसको हम बोलेंगे क्या, आर पी, और इक्वेटर के लिए ये रेडियस जो होगी इसे हम बोलेंगे आर ई। इसी तरीके से यहाँ पर जी इक्वेटोरियल विल बी इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर। मुझे नहीं पता कौन ज़्यादा है कौन कम, लेकिन डायग्राम से मुझे एक बात पता चल रही है कि आर ई का मान आर पी से क्या है, ज़्यादा है। दोस्तों ये रेडियस ज़्यादा है और ये कम, अर्थ के लिए हमेशा याद रखना। तो बताओ आर ई का मान ज़्यादा है, देखना ये ज़्यादा होगा तो ये कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा। रिजल्ट आपके सामने आ चुका है। क्या रिजल्ट आया है कि जब ये कंडीशन लागू होती है तो इसका मतलब हो गया जी पी इज ग्रेटर देन जी ई। ये क्वेश्चन कई बार आता है। जी का मान पोल्स पर ज़्यादा होता है और जी का मान इक्वेटर पर क्या होता है, कम होता है। याद रखिएगा दोस्तों, पोल्स पर मैक्सिमम होता है और भूमध्य रेखा पर मिनिमम होता है, ध्रुवों पर अधिकतम और भूमध्य रेखा पर मिनिमम। किसकी वैल्यू बता दी मैंने, जी की वैल्यू। अच्छा, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कोई व्यक्ति पोल्स से इक्वेटर की ओर आ रहा है, बताओ उसके वजन में इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा। वजन बोले तो एम जी बोले तो जी में बता दो आप, तो फिर वजन अपने आप आ जाएगा। जब पोल्स से इक्वेटर की ओर आते हैं तो आप याद रखना जी में क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है, तो एम जी में भी डिक्रीमेंट, उसका भार घटेगा। और ऐसे ही जब कोई व्यक्ति इक्वेटर से पोल्स की ओर जाता है तो याद रखना जी के अंदर क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। बराबर बात। इसीलिए देखिए ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो हमने इसका एवरेज लिया है 9.8। 9.8 इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, इट्स एन एवरेज वैल्यू फॉर अर्थ सरफेस। तो बताओ क्वेश्चन एक यहां से और बात बताने के बाद बनेगा क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन यहां से बन गया, समझना, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं यहां से मैं। व्हाट विल बी, ये इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं। वैल्यू ऑफ जी will be minimum at which place of earth surface। भूपटल, भूपर्पटी या भूमि के सरफेस के किस बिंदु पर जी का मान न्यूनतम होगा। क्या कहा मैंने, अर्थ सरफेस, भूपटल, भूपर्पटी या भूमि का जो सरफेस है इसके किस बिंदु पर जी का मान मिनिमम होगा। ऑप्शन सुनना, फर्स्ट ऑप्शन यहां से आ रहा है पोल्स, सेकंड आ रहा है इक्वेटर, थर्ड आ रहा है
सेंटर, और फोर्थ आ रहा है नन ऑफ द अबोव, उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्रुव, भूमध्य रेखा, केंद्र, ये ध्रुव है, ये भूमध्य रेखा है, और ये हो गया केंद्र, और ये उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ आपका जवाब क्या होगा? दोस्तों याद रखना ये होना चाहिए। अच्छा, ये क्वेश्चन क्यों बताया मैंने, इसके पीछे की जानकारी बताता हूँ मैं दोस्तों। एक नई बात सिखाने वाला था मैं इस क्वेश्चन के साथ, कि ये जो अर्थ है, 2 पॉइंट्स तो हमने याद कर लिए, ये पोल है, ये इक्वेटर है, तो ये दोनों ही चीज़ें सरफेस पर ही है ना भाई। ध्रुव भी पृथ्वी के सरफेस पर है और इक्वेटर भी कहाँ है, सरफेस पर। लेकिन एक बात और आपको यहाँ पर याद रखनी होगी कि ये पृथ्वी एक गोला है, एक ग्लोब जैसा है, तो इसके अंदर जब जाते हैं तो इसका जो केंद्र आता है, सेंटर, उस केंद्र पर ग्रेविटी 0 हो जाती है। ये बात मैं यहां बताने वाला था। तो बताओ एट सेंटर जी का मान हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब आप कहीं कंफ्यूज मत हो ना कि सर ये पोल्स पर ज़्यादा, जैसे 9 पॉइंट से थोड़ा 9.8 से ज़्यादा हो जाए, ये 9.8 से थोड़ा सा कम हो जाए, ये 0। तो बताओ यहाँ पर जैसे ये 9.9 हो गया, ये 9.7 हो गया, और ये 0 हो गया, तो आप इसको टिक करेंगे, ये सारी वैल्यूज में से सबसे कम है। लेकिन याद रखना ये गलत जवाब होगा, क्योंकि सेंटर सरफेस पर नहीं आता, ये सिर्फ सरफेस की बात कर रहा है। हाँ, पूरी पृथ्वी के लिए ऐसे पूछ लिया जाए, पूरी पृथ्वी के लिए, फॉर द होल अर्थ द वैल्यू ऑफ जी विल बी मिनिमम एट वेयर, देन योर आंसर शुड बी एट सेंटर एंड इट विल बी 0। पूरी पृथ्वी के लिए पूछे तो 0 आई मीन सेंटर आएगा। केवल अर्थ सरफेस के लिए पूछे तो मिनिमम वैल्यू आप हमेशा किसको करेंगे, इक्वेटर को करेंगे, भूमध्य रेखा को करेंगे। ये बात भी यहाँ पर क्लियर हो गई। जी के बारे में पूरी बातें समझाऊंगा मैं आपको, एक एक बात क्लियर हो जानी चाहिए दोस्तों। एक और यहाँ से बात पूछ ली जाएगी जी के बारे में ही आपसे। अभी तक मैंने बताया पोल्स पर मैक्सिमम, इक्वेटर पर मिनिमम, सेंटर पर 0, 3 ही बात याद रखो। पोल्स पर मैक्सिमम, इक्वेटर पर मिनिमम, और सेंटर में कितनी हो गई, 0 हो गई। किसकी वैल्यू है ये, जी की वैल्यू। अच्छा, अब यहाँ से एक और बात पूछ ली जाएगी। अब की बार ये क्या बात पूछेगा, ये पूछ सकता है कि 2 वेरिएशन और समझा दीजिए। जी में परिवर्तन, वेरिएशन इन जी। तो याद रखना ये 2 तरीके से होगा। पहला होगा एट एच हाइट, और एक मैं समझाऊंगा एट डी डेप्थ। समझिए कैसे दोस्तों, ये अर्थ है, ठीक है, ये इसकी रेडियस है, ठीक है। इस अर्थ सरफेस से कितनी ऊंचाई पर, एच ऊंचाई पर जब हम जाते हैं, तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट पर जो जी डैश होगी ना, इसकी वैल्यू मैं बता रहा हूँ आपको। इस पॉइंट पर, ये पॉइंट मान लो पी है, इस पॉइंट पर जो वैल्यू होगी वो मान लेते हैं जी डैश, या इसको एक और अच्छा जी एच कह देता हूँ, एच हाइट पर। तो इसकी वैल्यू जो होगी याद रखना, जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर। ये एक बहुत अच्छा एक डेरिवेशन होता है जिसमें बाइनोमियल थ्योरम के द्वारा ये चीज़ें आती है। या एक और यहाँ पर कह सकते हो जी एच इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर, जो है इसका क्या कर दो, स्क्वायर। दोनों ये जब ऊपर जाएगा नेगेटिव, फिर बाइनोमियल थ्योरम से आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ही थ्योरम्स जो होती हैं, ये इनके द्वारा, दोनों फॉर्मूलों के द्वारा आप ये वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब आप एक और बात याद रखना, यहाँ से देखिए,
जी एच इज इक्वल टू, जी एच की वैल्यू जो है ना ये जी से कम होगी या ज़्यादा होगी, इसका फैसला भी मैं कर देता हूँ। दोस्तों एक बात बताओ, जी एच की वैल्यू कब आ रही है, जब जी में किसी चीज़ का डिवाइडेशन कर रहे हैं, जी के अंदर कुछ डिवाइड कर रहे हैं ना, तब वो जाकर किसके बराबर हो रहा है, जी एच के बराबर। इसका मतलब जी एच की वैल्यू जी से क्या है, कम है। या फिर आप दूसरे तरीके से भी इसको समझ सकते हैं कि जी एच अपॉन जी जो है ना, इसका वैल्यू 1 माइनस 2h अपॉन आर है। तो बताओ जब किसी भी भिन्न का वैल्यू 1 से कम होता है, बताओ ये 1 से क्या है, कम है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, जी एच अपॉन जी इज लेस देन 1। तो बताओ जी एच इज लेस देन जी। तो याद रखना, आप हमेशा कमी होगी, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। फिलहाल ये दोनों फॉर्मूले आप याद रख लीजिए, और साथ में ये वैल्यू का जो वेरिएशन है ये भी याद रख लीजिए। क्या वेरिएशन, वेरिएशन यही होगा कि जी एच की वैल्यू जो होगी वो जी से क्या होगी, कम। इसका मतलब हाइट पर जाने पर जी की वैल्यू में क्या होता है, डिक्रीमेंट, ग्रेविटी घटती है जो जो हम अर्थ सरफेस के ऊपर जाते हैं। पहली बात क्लियर। अब ऐसे ही ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए कि ये अर्थ सरफेस है, इससे डी गहराई, ये डी गहराई है, इस पॉइंट पर अगर हम पहुंच जाते हैं तो यहाँ की जो ग्रेविटी है ना, इसे हम जी डी कहेंगे, और इसका जो फॉर्मूला होगा ये हो जाएगा जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। तो इसमें भी ये 1 से कम हो रहा है कुछ, तो कह सकते हैं कि जी डी की वैल्यू भी जी से क्या है, कम है। तो दोस्तों दो बेहतरीन बातें आपके सामने आ गई, चाहे आप एच ऊंचाई पर जाओ, चाहे आप डी गहराई, डी डेप्थ में जाइए, जी की वैल्यू जो है वो क्या होगी, चेंज होगी, उसके अंदर क्या होगा, वेरिएशन होगा। और क्या वेरिएशन होगा, हमेशा कम होगी, चाहे एच हाइट पर जाओ चाहे डी डेप्थ में जाओ। ये दो तो ऊपर नीचे जाने में वेरिएशन होते हैं। फिर एक और वेरिएशन भी यहाँ पर पूछा जाता है, कुछ और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जी से रिलेटेड ही, वो भी मैं आपको और समझाता हूँ दोस्तों। जैसे कि जो अर्थ रोटेशन है, यानी जो पृथ्वी का घूर्णन है, इसका जी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो भी मैं बताता हूँ। देखो दोस्तों, ये हमारी अर्थ है, ये पोल है और ये इसका इक्वेटर है, ठीक। तो याद रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये अर्थ जो है ये अपने एक्सिस पर ओमेगा कोणीय वेग से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मान लो ये घूम रही है, तो इसके रोटेशन से जी की वैल्यू पर क्या इम्पैक्ट होता है, क्या बदलाव होता है, वो मैं बता रहा हूं। देखना दोस्तों, ध्यान से समझना। जी के अंदर वेरिएशन अगर पूछ लिया जाए एट पोल्स, तो याद रखना नो इफेक्ट, कोई बदलाव नहीं होता। कहाँ की बात कर रहा हूं मैं, एट पोल्स, ठीक है। यानी कि जी डैश विल बी इक्वल टू जी, ठीक है। लेकिन अगर बात करें एट इक्वेटर, तो देखिए इसमें आपको याद रखना है जो जी डैश है, अगर अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी है वो देखा जाए तो इसकी वैल्यू जो होती है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर और कोस स्क्वायर लैम्बडा, ये होती है। अब
ये लैम्डा आप क्या समझ रहे हो, ये लैम्डा है यहाँ का एंगल। तो अगर ये एंगल, ये जैसे अर्थ का हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये वाला, तो इस लाइन से इक्वेटर कितना एंगल बना रही है, 0, और इस लाइन से पोल कितना एंगल बना रहा है, 90। तो ये बात पोल के लिए होती तो बताओ पोल के लिए लैम्डा कितना हो जाता, 90, और जब यहाँ वैल्यू 90 रखता तो कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाती, 0। तो जी डैश बराबर क्या आ गया, जी आ गया। लेकिन अगर यही बात यहाँ अप्लाई की जाए तो इसके लिए लैम्डा कितना हो गया, 0 डिग्री। तो 0 है तो कोस 0 का मान 1। तो यहाँ जी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है, आर इसकी रेडियस है। तो बताओ जी जो ओरिजिनल वैल्यू जी की थी उसकी तुलना में जी डैश कुछ कम आया है, जी से कुछ रिड्यूस होकर वो जी डैश के बराबर हो रहा है। अच्छा एक और बात याद रखना, जो जो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे ये जी डैश की वैल्यू घटेगी। तो क्वेश्चन आपको ये ऐसे समझाना नहीं, क्वेश्चन सीधा आएगा कि अगर अर्थ के रोटेशन की बात की जाए तो रोटेशन के कारण कौन से प्लेस है जिस पर जी के वेरिएशन को आप कह सकते हो जी में वेरिएशन होता है। तो आप याद रखना पोल पर कोई वेरिएशन नहीं होता, लेकिन जो इक्वेटर है ना, इक्वेटर पर जी की वैल्यू वो डिपेंड करता है अर्थ के रोटेशन पे, समझे आप। और डिपेंड भी क्या करता है, जो जो रोटेशन बढ़ता है वैसे वैसे जी की वैल्यू क्या होती है, घटती है दोस्तों। तो ये दो बातें हैं ना, इनको अब मैं क्वेश्चन में अप्लाई करता हूं, देखो कैसे आएगा क्वेश्चन इसका। एट विच पॉइंट वैल्यू ऑफ स्मॉल g is affected by its rotation, ये है क्वेश्चन। यानी पृथ्वी के किस बिंदु पर g का मान उसके घूर्णन के कारण प्रभावित हो रहा है। ऑप्शन सुनो, फर्स्ट वन पोल्स, सेकंड इक्वेटर, और थर्ड आ गया इसका वही बात पिछली वाली, सेंटर, और फोर्थ नन ऑफ द अबव। दोस्तों आप याद रखना पोल्स पर बताओ जी की वैल्यू इसके रोटेशन के कारण बदलती है क्या, मैंने अभी बताया जी डैश इज इक्वल टू जी, नहीं बदलती, इसलिए ये भी गलत जवाब है। अच्छा सेंटर पर हमेशा जी की वैल्यू क्या होती है, 0, चाहे कितना घूमे या ना घूमे, तो ये भी गलत। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ये होगा इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर पर जी डैश की वैल्यू जो होती है ना वो याद रखना जी से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी अभी फॉर्मूला बताया था जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक, अब एक और बात यहाँ से पूछी जा सकती है कि अर्थ घूमती है तो ग्रेविटी में वेरिएशन इक्वेटर पे होता है। तो अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पूछ लिया जाए कि यदि अर्थ घूमना बंद कर दे, इफ अर्थ स्टॉप्स रिवॉल्विंग रोटेटिंग, तो उस दौरान आप ये बताओ कि ग्रेविटेशन पर क्या इम्पैक्ट होगा, ग्रेविटेशन बढ़ेगा या घटेगा, ये है क्वेश्चन। क्या कहा मैंने, देखो फिर से, यदि पृथ्वी यानी अर्थ घूमना बंद कर दे, इसको मैं घूर्णन कह सकता हूं, यानी कि रोटेशन
इसको अगर ये बंद कर दे तो अब क्वेश्चन यहां से बना रहे हैं, अगर ये रोटेशन बंद कर दे तो आपको एक करेक्ट स्टेटमेंट छांटना है, सत्य कथन छांटिए। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन सुनना। फर्स्ट है यहां पर कि ध्रुवों पर एट पोल्स जो जी है, मैं अपने हिसाब से बना रहा हूं, ये बढ़ जाएगा। एक और ऑप्शन हो जाएगा क्या, ध्रुवों पर जी है, ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फिर थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, भूमध्य रेखा की बात कर लेते हैं। जो इक्वेटर है इस पर जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और लास्ट इक्वेटर पर जी जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। घट जाएगा। अब इन चारों में से मुझे राइट आंसर चाहिए, तो पहले आपको गलत ऑप्शन में बताता हूँ। देखिए जी चाहे घूमे या ना घूमे, पोल्स पर तो इसके रोटेशन का कोई इम्पैक्ट ही नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं, तो पोल्स वाले तो सभी गलत हो गए, बच गए इक्वेटर वाले। इक्वेटर पे मैंने बताया था, अभी मैंने बताया था जी डैश इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो मैंने ये बात बताई थी कि यदि ओमेगा बढ़ता है, देखो ये जितना ज्यादा होगा जी डैश उतना ही कम होगा, क्योंकि इसी की वैल्यू जी में से कम हो रही है। ओमेगा स्क्वायर जितना ज्यादा होगा जी डैश का मान उतना ही कम होगा। अच्छा, फिर एक और बात इसका उल्टा, ओमेगा जितना कम होगा जी उतना ही ज्यादा। अगर ओमेगा 0 हो जाएगा तो जी डैश का मान जी के क्या हो जाएगा, बराबर, बढ़ जाएगा। पहले क्या था, पहले था जी डैश लेस देन जी, अब क्या हो जाएगा, जी डैश इक्वल टू जी। बताओ बढ़ा कि घटा, अरे पहले तो छोटा था, बराबर हो गया। छोटे से बराबर होने का मतलब इसमें क्या हुआ है, इंक्रीमेंट। तो बताओ कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सी ऑप्शन राइट होगा, ये गलत। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि अर्थ की ग्रेविटी पर उसके रोटेशन से क्या इम्पैक्ट होगा। इससे आगे की बातें दोस्तों विल डिस्कस इन द नेक्स्ट